नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। रोज की तरह हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। सीएम योगी नोएडा जाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम नोएडा नहीं जाया करते थे इससे पहले के। कल उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम में वो राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नर्सिंग अफसरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कुछ बातें कही और इसी दरम्यान उन्होंने एक लाइन कही, एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि कुर्सी का क्या है, लोग कहते थे कि नोएडा जाने पर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, लेकिन कुर्सी का क्या है, ये तो एक दिन जाना ही जाना है। नोएडा उत्तर प्रदेश में मैं जाऊंगा। अब इस लाइन को थोड़ा डिकोड किया जा रहा है, आप कैसे डिकोड करते हैं? देखिए अनुराग, सबसे पहले तो चूंकि सीएम का ये बयान आया है तो क्यों न सबसे पहले उनके इस पूरे बयान को ही सुन लिया जाए, उसके बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा। संदर्भ भी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहाँ सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? तो देखिए सीएम ने क्या कहा। सीएम ने कहा कि वो भगवाधारी हैं, भगवा पहनते हैं और ऐसा देखकर, उनके वस्त्र को देखकर ये अंदाजा लोगों को होता है कि इनका अंधविश्वास और रूढ़िवादी व्यवस्था में बहुत यकीन होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसे नहीं हैं और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वो अंधविश्वासी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो सीएम बने थे 2017 में, तब उनको ये सलाह दिया गया था कि आप नोएडा की ओर न जाइएगा, क्योंकि वीर बहादुर सिंह के जमाने से जो भी नोएडा गया यूपी के सीएम नोएडा नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल वो नोएडा से लौटते ही कुर्सी से अलग हो जाता है, हट जाता है। इसको पुष्ट करने के लिए सीएम योगी ने कहा कि भाई कुर्सी का क्या है, कुर्सी को तो जाना ही है एक दिन, और जब उसे जाना है, ये तय है, तो फिर कुर्सी का मोह ही क्यों करें। ये बात मैंने उनको समझाई और फिर मैं नोएडा आने जाने लगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंट विजिट नोएडा की योगी आदित्यनाथ करते रहे और उन्होंने इस मिथक को तोड़ा है, क्योंकि वो सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति भी हो गए हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बने, एक लंबा टेन्योर उनका रहा, यानी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ये अंधविश्वास था। इसको योगी आदित्यनाथ ने साबित किया। लेकिन अब मामला ये है कि चूंकि सीएम के बयान से ये बात निकल के आई है कि कुर्सी तो एक दिन जानी ही है और कुर्सी का मोह क्यों करें, तो इसको अलग अलग तरीके से डिकोड किया जा रहा है और इसे भाजपा की अंदरूनी खींचतान के तौर पर भी देखा जा रहा है कि सीएम ने आखिर इस तरीके का बयान क्यों दिया। क्योंकि अक्सर ऐसे बयान में ये बात निकल के आती है कि क्या उत्साह की और एक फ्रंट फुट पे खेलने की जो अपनी आदत और शैली होती है, उसमें कुछ कमी आई है क्या। इसको इस तरीके से लोग देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों इस बात की बहुत तेज चर्चा हुई जब ब्रजेश पाठक के घर पे कोर कमेटी की बैठक हुई थी। उस समय ये बहुत तेज चर्चा चली थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, चाहे कोर कमेटी की बैठक की बात हो, सब कुछ पीछे छूट गया है और अब ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने भी 31 मार्च को एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सारे राज्य स्तर के पदाधिकारी और जिलों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है मनीष। और बड़ी मीटिंग है और यह भी माना जा रहा है कि आकाश आनंद की भी कुछ जिम्मेदारी तय की जा सकती है। जाहिर तौर पे देखिए, पिछले दिनों में मायावती ने लगातार जितनी इस तरीके की बैठकें अनुराग बुलाई हैं उन्होंने, यदि ये सक्रियता उन्होंने और बीच के सालों में भी दिखाया होता ना, तो काफी कुछ बसपा के संगठन के लेवल पे और मजबूत हुआ होता। लेकिन ठीक है, चुनाव आने के समय ज्यादा सक्रियता होती है। अब मायावती ने 31 मार्च को बसपा के मुख्यालय में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। जाहिर तौर पर वो बताएंगी कि किस तरीके से चुनाव की रणनीति में आगे बढ़ा जाए, और सिर्फ बताएंगी ही नहीं बल्कि उनको इस मीटिंग में जानने का भी मौका मिलेगा कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है, समस्या है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये अगला 2-3 महीना अनुराग सभी पार्टियों के लिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2, 3, 4, 5 जितने भी कैंडिडेट्स जिले में दिख रहे होंगे, सीट पे दिख रहे होंगे, उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग आपको अभी करनी पड़ेगी। बसपा की ही बात है तो जेवर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उसके बाद अखिलेश की रैली भी चर्चा में है जो दादरी में उन्होंने गुर्जर सम्मेलन किया था। बहन जी का भी ट्वीट आया है कि
जेवर एयरपोर्ट का काम तो उनके सरकार ने ही उसकी पहल की थी। उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के रवैये की वजह से नहीं बन पाया। सपा की भी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी पर खामोश रही है। मैं इस पर एक चीज़ मैंने ये ऐड करना चाहूँगा कि 31 मार्च को जो बैठक हो रही है और जो इन्होंने ट्वीट किया है, तो क्या आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी मिलेगी? वो रैली वैली का अम्बेडकर जयंती से जो पहले कार्यक्रम तय किया जा रहा है, तो क्या आकाश आनंद भी मायावती की ही तरह रुख रखेंगे बहन जी के ट्वीट के मद्देनजर, या वो कुछ आक्रामक होंगे? भाई सत्ता में लौटना है तो सत्ता नसीब पर तो हमलावर होना होगा ना। देखिए, नेताओं का जब तक पब्लिक के सामने मंचों से भाषण न आए तब तक ये कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो किसको निशाने पे रख रहे हैं। और आकाश आनंद तो इसमें बहुत बड़ी ठोकर और चोट भी खा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय सीतापुर की रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत हमले किए, बहुत खरी खोटी सुनाई, और उसके बाद में मायावती ने उन्हें किनारे आर्काइवल में रख दिया। अब वो फिर से उनको ले आई हैं अपने भतीजे को। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मायावती का स्टैंड बीजेपी के लिए अभी दिख रहा है, जेवर एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बसपा की सरकार में हो चुका था। जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने उसका उद्घाटन किया तब उनको ये बात नहीं याद आई कि बहन जी ये कहें कि इसका तो हमारी सरकार में सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने 29 मार्च को यानी उद्घाटन के एक दिन बाद दादरी में रैली की और ये कहा कि इसको एनओसी एयरपोर्ट को तो सपा सरकार में मिली थी, बहन जी कूद पड़ी उसी समय। और उन्होंने, मायावती ने ट्वीट करके कहा कि यदि कांग्रेस सरकार ने, जो कि केंद्र में तब थी, यदि रोड़ा नहीं अटकाया होता तो इसका सारा काम हो गया होता, और सपा तो हमेशा झूठ बोलती है। भाजपा के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो अब इससे तो यही दिख रहा है ना कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के प्रति बी टीम होने वाली जो बात है वो उसको दूर नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रहे हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश की रैली गुर्जर रैली थी, गुर्जर सम्मेलन था, राजकुमार भाटी ने उसको आयोजित कराया था। और वहाँ उसी दिन एक जाट सम्मेलन कह लीजिए, महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जो कि एक इंटरनेशनल जाट संसद नाम की संस्था ने कराया था। किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। और उसमें तमाम लोग आए थे। राजस्थान के जाट नेता हनुमान बेनीवाल आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए थे, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद केंद्रीय बालियान मौजूद थे, और भी तमाम सारे स्थानीय नेता। ये 3 लोग महत्वपूर्ण थे। उसमें क्या हुआ मनीष कि जब प्रतिमा लगाई गई और उसमें नीचे, प्रतिमा के नीचे एक पट्टिका लगाई गई और लिखा गया कि इंटरनेशनल जाट संसद, और वहाँ प्रशासन के लोग आए और उससे जाट शब्द हटा दिया। उनका यह कहना था कि शासनादेश है कि किसी जात सूचक शब्द को ना लिखा जाए। इसको लेकर बहुत वहाँ हंगामा हो गया। हनुमंत बेनीवाल भड़क गए और उन्होंने संजीव बालियान की तरफ देखते हुए कहा कि आप सुन लीजिए बालियान साहब, जाट शब्द लगवा दें, नहीं तो आपके सीएम योगी को भी हटवा देंगे। कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे, बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखना बालियान जी। इसको लेके थोड़ा बालियान साहब असहज हो गए। भगवंत मान ने भी कहा, हालांकि तो उन्होंने थोड़ा चुटकी लेते हुए भी कहा कि अब मोदी के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ और आप थोड़ा सावधान रहिए। लेकिन इस जाट शब्द हटाने को लेकर संजीव बालियान भी नाराज थे। उनकी भी प्रशासन के लोगों से तीखी बहस हुई और काफी देर तक वहां लोग धरने पर बैठे। फिर प्रशासन ने किसी तरह समझाया बुझाया। तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुर्जर और तमाम कश्यप, पाल, सैनी टाइप की राजनीति बड़ी हो गई है। और ये 2027 के चुनाव में 2027 के चुनाव में अभी जो रैलियां हो रही हैं उसके हिसाब से तो यही दिख रहा है कि जाटों और गुर्जरों में कहीं खूब पटका पटकी होगी चुनाव के दौरान। अभी तो यही दिख रहा है। हाँ, वो दोनों पटका पटकी होगी और दोनों मतलब अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भाई क्रॉस पार्टी लाइन आके ये दबाव मारा जा रहा है कि जाटों को ज्यादा टिकट दो। बाकी दूसरी बात है, एक हाईकोर्ट के फैसले पर आते हैं मनीष। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है अपने फैसले में कि सास ससुर अपनी बहू से भरण पोषण नहीं मांग सकते हैं। मसला एक ये है कि एक पति पत्नी कांस्टेबल थे, पति का निधन हो गया था और उसके बाद जो उनके माता पिता थे उन्होंने अपने बहू से गुजारा भत्ता के लिए याचिका लगाई थी। तो कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि चूंकि ये कहीं से नहीं लग रहा है कि उन्हें नौकरी सहानुभूति या अनुकंपा के आधार पर मिली थी, तो ये नैतिक दायित्व तो है बहू का कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे, उनका ख्याल रखे, लेकिन हम इसको कानूनी बाध्यता के तौर पर आदेश नहीं दे सकते। दरअसल देखिए, इस तरीके के संबंधों के मामले में ना अनुराग, यही दिखता है कि जो व्यवहारिक और नैतिक रूप से हो सकता है, बन सकता है, वही होता है। कई बार कानूनी बाध्यताएं होती हैं, लेकिन यदि
आप उसे नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो उसमें बहुत लापरवाही और दिक्कतें भी होती हैं। अब ये बिल्कुल बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप का मामला है। एक माँ बाप जिसका बेटा मर चुका है और उसकी बीवी नौकरी पेशा है, ऐसे में बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करना ये दुनिया का कोई आदमी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि इसको कानूनी रूप से हासिल करना या छीनना या मांगना, ये हाई कोर्ट ने पाया कि सही नहीं है, इसे कानूनी रूप नहीं दिया जा सकता है। मनीष जो है, हमने अपने एक वकील दोस्त हैं उनसे पूछा था तो ये कैसे क्यों कहा गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें टेक्निकल बात यही है कि मान लीजिए कि ये वो पत्नी जो है वो अगर पति की मतलब मरने के बाद अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रित के तहत नौकरी पाई होती तो कोर्ट ये कहता कि आप इसको दे दीजिए, लेकिन इस तरह का अगर बहू की अपनी खुद की नौकरी थी पहले से तो इस तरह से वो नहीं कह सकते हैं, या गुजारे भत्ते में ये अड़चन है कानूनी, उन्होंने कहा नैतिक तौर पर। तो ये इस बात है ही है कि करना ही चाहिए जो आप भी कह रहे हैं। अब तो शायद इसका कोर्ट ने उनको लाभ दिया है। बिल्कुल ये भी कहा है कोर्ट ने अपने आदेश में कि वो खुद मतलब ख्याल करें इस बात का, हम इसमें क्या कहें। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहे आगरा के मामले में बहू अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करे या ना करे, लेकिन इसकी चर्चा हर घर में हो रही है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हर परिवार का मसला हो गया। तो उत्तर प्रदेश की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।